करते हैं अध्याय 5 का उदाहरण। अध्याय 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के हम सभी उदाहरण करते हैं। उदाहरण पहला हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? एपी क्या दी गई है? 3/2 1/2 -1/2 3/-3/2। इस प्रकार हमें एपी दी गया है। इसमें हमें याद क्या करना है कि प्रथम पद वे सार्वंतर याद करो। सार्वंतर को हम डी से रिजल्ट करते हैं, प्रथम पद को हम किससे रिजल्ट करते हैं? ए से। इसमें हमें यह बताना है कि प्रथम पद कौन सा और इसका सार्वंतर कितना है। तब सॉल्यूशन में होता है, प्रथम पद हमारा है ए, प्रथम पद को ए से रिजल्ट करता है। प्रथम पद है जो सबसे पहले लिखा जाता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तब आ जाता है 3/2 सार्वंतर। सार्वंतर को हम रिजल्ट करते हैं डी से। डी हमें याद करना होता है, तो हम किसी भी संख्या, इस समांतर श्रेणी के किसी भी दो संख्याओं को क्रमवाइज दो संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमारा सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। जैसे इसमें से इसको घटाओ, या फिर इसमें से इसको, या फिर इसमें से इसको, किसी में से किसी भी दो संख्याओं को लेकर हम घटाते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 8 - A1। 8 का मान आ जाता है 1/2 -3/2। D = एलसीएम 2 1 -3, तब आ जाता है -2/2। 2 का 2 भाग देते हैं 1, तब हमारा डी आ जाता है, कितना आ जाता है? -1। इस प्रकार हमारा उदाहरण 1 हो जाता है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 है, उदाहरण 2 में दिया गया है संख्याओं की निम्नलिखित एपी कौन सी एपी नहीं है। यदि इनमें से हैं तो अगले दो पद याद कीजिए। हमारे को दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में कि 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें है कि एपी है या नहीं है। पहले तो ये बताना है। अगर एपी है तो हमें ये बताना है कि ये एपी है, तो इसके दो पद भी हमें बताने हैं, अगले दो पद भी बताने हैं। तो हमारा पहला टॉपिक इसका दिया गया है 4, 10, 16, 22। इस प्रकार ये एक एपी बनाई गई है जिसमें हमारे को बताना है कि ये एपी है या नहीं है। पहले हम एपी की जांच सॉल्यूशन में करते हैं। एपी की जांच करनी है, तो हम देखते हैं कि इसमें एपी की जांच हम किस प्रकार करते हैं। हम इन लगातार क्रमों को सभी को घटा के या जांच करेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं इन दोनों में अगर 6 अंतर है तब ये हमारी एपी है, लेकिन अगर इन दोनों में अगर अंतर 7 तब हमारी ये एपी नहीं मानी जाएगी। तो हम करते हैं एपी की जांच। एपी की जांच में करते हैं D = एपी की जांच में ए का मान तो आ जाता है 4, D = A1 A2 - A1, D = A2 का मान कितना है? 10 -4, D = आ जाता है 6। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में करना है, तब आ जाता है D = A3 - A2, तब आ जाता है D = A3 का मान दिया गया 16 -10, तब आ जाता है D = हमारा आ जाता है 16 में से 10 जाता है, पीछे बचता है 6। कितना बचता है? 6। उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं, तब आ जाता है D = A4 - A3, तब आ जाता है D = A4 का मान हमें कितना दिया गया है? 22
16। 22 में से अगर हम 16 को घटाते हैं तो हमारे पीछे बचता है 6। यानी सभी में हम देखते हैं डी क्या है, इक्वल है। सभी में क्या है, डी है, वो कितना है 6 6 6। यानी सभी में डी का मान कितना आता है 6। इसका मतलब अगर डी का मान सभी में समान है तब ये हमारी ये क्या है, एक एपी है, एपी है। अब हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 2 पद याद करने हैं। अगले 2 पद याद करना है तो हमारा A4 अंतिम दिया गया, A4 प्लस डी, A5 प्लस डी। तो हमारा हो जाता है, इसमें हमें A5 और A6 याद करना है। तो हम A4 प्लस डी, A4 का मान दिया गया 22 प्लस डी का मान है 6। 22 और 6 का मान कितना हो जाता है, 22 और 6 28। इसी प्रकार A5 का मान हमें कितना दिया गया है, A5 का मान हमें कितना दिया गया है 28 प्लस डी का मान 6। तो हो जाता है 28 और 6 कितना हो जाता है 34। यानी इस एपी में अगले 2 पद होंगे, वो क्या होंगे 28 और 34। इस प्रकार हमारी ये 6 पदों तक की एपी बन जाएगी। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में हमें एपी दी गई है 1 -1 -3 1 -1 -3 -5 ऐसे। अब हमें इसमें सबसे पहले करना है सॉल्यूशन में एपी की जांच। एपी की जांच करनी है तो हमें इसमें ए तो हमारा दिया गया है कितना है -1। अब हम इसमें पहले करते हैं डी आ जाता है हमारा A2 - A1। डी इजिकल टू A2 का मान कितना दिया गया है -1 तो आ जाता है डी इजिकल टू आ जाता है हमारा -2। इसी प्रकार हम आगे करते हैं तो हम करते हैं डी इजिकल टू A3 - A1 तो आ जाता है डी इजिकल टू A3 का मान है -3 -1। A1 का मान A2 का मान कितना है -1 तब आ जाता है D इजिकल टू -3। माइनस और प्लस, माइनस को आपस में गुणा करते तब आ जाता है प्लस, तब आ जाता है D इजिकल टू आ जाता है हमारा, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 2, तब आ जाता है -2। इसी प्रकार D इजिकल टू A4 - A3 तब आता है D इजिकल टू A4 का मान हमारा कितना है -5 माइनस A3 का मान है -3 तब आ जाता है D इजिकल टू -5 माइनस और माइनस को आपस में गुणा करते हैं +3 तब आ जाता है D इजिकल टू, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, कितनी अधिक है 2 तो आ जाता है 2। इसका मतलब अगर D का मान हमारा क्या है समान है, D इजिकल टू क्या है -2 इस प्रकार है तब हमारा हो जाता है एपी है। अगर डी का मान समान है तब क्या है एपी है। अब हमें इसमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 पद, अगले 2 पद याद करना है, वो हो जाते हैं A5 और A6। A5 याद करना है तब पिछला पद और उसमें हम D जोड़ देते हैं। इसी प्रकार इसका पिछला पद होता है A5 प्लस D। A5 का मान हमारा कितना हो जाता है, A5 का मान है -5 -2 प्लस कोष्टक -2। प्लस और माइनस की संख्या को हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा माइनस आता है, तब आ जाता है -2, तब आ जाता है A5 इजिकल टू -5 -2 तब आ जाता है A5 इजिकल टू -7। A5 का मान कितना आ जाता है हमारा -7। इसी प्रकार A6 का मान हम कितना आ जाता है A6 इजिकल टू A5 का मान -7, D का मान कर जोड़ना है तब आ जाता है +2 तब आ जाता है A6 इजिकल टू -7, माइनस और प्लस को गुणा करते हैं -2। अगर दोनों संख्याओं में चिन्ह समान हो तब क्या आ जाता है
आगे चिन्ह आ जाता है और दोनों संख्या आपस में ऐड हो जाती है, तब आ जाता है -9। यानी इस समांतर श्रेणी के अगले दो पद होंगे वो क्या होंगे, -7 और -9। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी होगी 6 पदों तक की। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें दिया गया है -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2, ऐसे। पहले हमें क्या करना है, इसमें एपी की जांच, एपी की जांच। एपी की जांच के लिए हम डी का मान निकालते हैं। डी अगर समान होता है तब हमारी ये एपी होती है। डी इजिकल टू आ जाता है A1 A2 माइनस A1। डी इजिकल टू आ जाता है A2। A2 का मान कितना है, 2 माइनस कोष्टक -2, तो आ जाता है डी इजिकल टू हमारा आ जाता है 2 माइनस माइनस प्लस 2, डी इजिकल टू 4। अब आ जाता है डी इजिकल टू A3 माइनस A2। तब आ जाता है डी इजिकल टू A3 का मान कितना है, -2, डी इजिकल टू आ जाता है -4। फिर हम करते हैं डी मान, डी इजिकल टू A4 माइनस A3। तब आ जाता है डी इजिकल टू A4 का मान कितना है, 2 माइनस कोष्टक -2, तब आ जाता है डी इजिकल टू 2 माइनस माइनस प्लस डी इजिकल टू 4। इसमें हम देखते हैं डी का मान एक बार तो +4 आता है, एक बार -4 आता है, फिर +4 आता है। इससे एक बार घटता है एक बार बढ़ता है। इसका मतलब हमारी ये क्या है, डी इजिकल टू नॉट इक्वल 4 -4 4। इस प्रकार यह डी है वो इस सभी के समान नहीं है। अगर समान नहीं है तब हमारी क्या है, ये एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। डी समान नहीं है तब हमारी ये एपी नहीं है, एपी नहीं है तब हमें अगले दो पद याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में दिया गया है 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एपी की जांच, एपी की जांच। एपी की जांच करनी है तो हम देखते हैं डी इजिकल टू A2 माइनस A1, डी इजिकल टू A2 का मान है 1 -1, तो आ जाता है डी इजिकल टू 1 में से 1 पीछे बचता है 0। इसी प्रकार डी इजिकल टू A3 माइनस A2, तो आ जाता है डी इजिकल टू A3 का मान कितना दिया गया हमें, 1 -1, डी इजिकल टू 0। फिर हम करते हैं डी इजिकल टू A4 माइनस A3, तो बात आता है डी इजिकल टू A4 का मान है वो हमें दिया गया है 2 -1, डी इजिकल टू आ जाता है हमारा 1। फिर इसमें देखते हैं डी इजिकल टू A5 माइनस A4, तो बात आता है डी इजिकल टू A5 का मान भी 2 है और A4 का मान भी 2 है, तब हमारा डी आ जाता है वो कितना आ जाता है 0।
इस प्रकार आगे करते हैं, d इजिकल टू A6 माइनस A5। तो बात होता है d इजिकल टू A6 का मान कितना दिया गया है, 2 माइनस 2। तो बात होता है d इजिकल टू 0। आगे करते हैं, d इजिकल टू A7 माइनस A6। तो बात होता है d इजिकल टू A7 का मान कितना है, 3 माइनस 2। तो आता है d इजिकल टू 1। d का मान कितना आ जाता है, 1। इसमें हम देखते हैं d का मान 2 बार शून्य आता है, फिर एक बार A1 आता है, फिर 2 बार शून्य आता है, फिर एक बार 1 आता है। इसका मतलब d का मान समान नहीं है, d का मान नॉट इक्वल AP, यानी d का मान है वो AP में समान नहीं है। या फिर ऐसे कर दो, नॉट इक्वल 0, ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इस प्रकार आता है d का मान। तो हमारा क्या हो जाता है, यह AP नहीं है, AP नहीं है। अगर d का मान समान नहीं है तो हमारे ये है समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके भी अगले 2 पद याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में हमारा दिया गया है AP 2, 7, 12 का 10वां पद याद कीजिए। कौन सा पद याद करना है हमें, 10वां पद। ये उदाहरण 3 में हमारे को जो सूत्र प्रयुक्त होगा वो मैंने आपको 5.3 में बताया था, an वाला सूत्र। an इजिकल टू सूत्र होता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये सूत्र होता है। उदाहरण 3 में हमारे ये सूत्र प्रयुक्त होगा। ये सूत्र आपको मैंने पहले बता दिया थी। इसका प्रयुक्त कैसे करते हैं, an हमें याद करना है। इसमें an का मान नहीं दिया गया, तब हमारा n दिया गया। n कितना है, 10। a का मान हमारा जो प्रथम होता है, इन दोनों का अंतर है वो d होता है। इस प्रकार हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाता है इसमें हमारा हो जाता है a इजिकल टू हो जाता है 2, d इजिकल टू होता है A2 माइनस A1। तो होता है d इजिकल टू A2 का मान है 7 माइनस 2, d इजिकल टू 5। फिर हमें n दिया गया कितना है, 10, और याद क्या करना है, A10 हमें याद करना है। तो हम देखते हैं सूत्र से होता है हमारा an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यह होता है सूत्र। अब हम इस सूत्र में उपयुक्त मान रखते हैं तो हो जाता है a n की जगह कितना रखना है, 10 इजिकल टू a का मान है 2 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान है 5। तो बात होता है A10 इजिकल टू 2 प्लस 10 में से गया 9 गुणा 5। तो बात होता है A10 इजिकल टू 2 प्लस 9 पंजे 45। तो बात होता है A10 इजिकल टू 47। यानी अगर इस श्रेणी का जो 10वां पद है, यानी इस श्रेणी का जो 10वां पद है उसकी जगह उसके स्थान पर क्या आएगा, 47 आएगा। इस प्रकार हो जाता है हमारे उदाहरण 3। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 में दिया गया है
एपी 21, 18, 15 एपी है 21, 18, 15 कौन सा पद -81 है? 7 साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक एपी है, हमें बताना है कि 81 है, यानी ए एन का मान हमें इसमें दे दिया गया है, यानी -81 है, ये इस एपी में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कौन से स्थान पर आता है, यानी उसका एन बताना है, कौन से नंबर पर वो आएगा, और इसमें साथ ही ये बताना है कि इस एपी में शून्य आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है। तो हम सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन में ए का मान आ जाता है 21, फिर डी का मान निकालते हैं। डी का मान आ जाता है 82 - A1, डी इजिकल टू 82 का मान है 18 - 21, यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, तब आ जाता है डी इजिकल टू -3। क्या आ जाता है? डी इजिकल टू -3। फिर इसमें हमें एन है, एन हमें क्या करना है, याद करना है, और एक चीज़ और क्या करनी है, ए एन हमें इसमें दिया गया कितना है, -81। और एक बार हमें जांच और करनी है कि इसमें एपी में शून्य आता है, तब हमारा ए एन कितना है, ए एन है 0, और जांच करनी है क्या यह शून्य आता है या नहीं आता है, यानी ए एन शून्य है या नहीं है या नहीं, ये करनी है, हमें जांच करनी है। पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इस 81 तक के क्वेश्चन को। तो वो जाता है सूत्र से ए एन इजिकल टू ए प्लस एन -1 गुणा डी, ये होता है हमारा सूत्र। सूत्र में हम ए एन का मान हमें कितना दिया गया है, -81 इजिकल टू ए का मान दिया गया है 21 प्लस एन का मान हमें याद करना है, डी का मान दिया गया है -3। तो हो जाता है -81 इजिकल टू 21 प्लस माइनस और प्लस की संख्या को आपस में गुणा करते तब आ जाता है -3n, माइनस और माइनस को आपस में गुणा करते तब आ जाता है प्लस, तो हो जाता है -81 इजिकल टू 21 और 3 हो जाता है 24 -3n। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण कर देता है। पक्षांतरण करने पर हो जाता है -3n इजिकल टू -81 -81। यहाँ पर हम 3n का पक्षांतरण कर देते हैं, इसका इधर पक्षांतरण कर देते हैं, इसका इधर पक्षांतरण, तो अभी हमारा 81 है वो प्लस में हो जाएगा और 3n भी प्लस में हो जाएगा, +24। तो वो जाता है 3n इजिकल टू 5, 8 और 2 10। n याद करना है, तब हम इस 3 का क्या करते थे, इसको बट्टे में भेज देते हैं, तब आ जाता है 105/3। 105 में हम 3 भाग देते हैं, तब हमारा आ जाता है n इजिकल टू आ जाता है 3 में 3 3 9, फिर जो बचता है 1 15, 15 में जाता है 5 बार, यानी इस श्रेणी का जो 35वां पद है वो कितना होगा, -81। अब हमें ये जांच करनी है कि क्या इस श्रेणी में शून्य आता है या नहीं आता है, यानी ए एन का मान क्या मानना है, ए एन इजिकल टू 0 लेने पर। तो हो जाता है ए एन का मान 0 इजिकल टू 21 प्लस एन का मान याद करना है, क्या 0 आता है तो वो कौन से नंबर पर आता है ये भी जांच करनी है, तब आ जाता है -3। तब आ जाता है 0 इजिकल टू 21 माइनस और प्लस की संख्या को आपस में गुणा करते हैं, तब आ जाता है -3n, माइनस और माइनस को गुणा करते तब आ जाता है +3, 21 में 3 जोड़ते हैं तब आ जाता है 0 इजिकल टू 24 -3n। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण।
पक्षांतरण कर देते हैं, तब देखते हैं 3n इजिकल टू 24। n का मान याद करना है, तब आ जाता है n इजिकल टू 24/3, तो हो जाता है n इजिकल टू 8। यानी इस श्रेणी का जो आठवां पद है, यानी इस श्रेणी का आठवां पद है, 8 इजिकल टू कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। यानी इस श्रेणी में जो आठवां पद है उसका मान क्या होगा, 0, और इस श्रेणी में जो 35वां पद है उसका मान क्या होगा, -81। कितना होगा, -81। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 में हमें दिया गया है, वह एपी निर्धारित कीजिए। वह एपी निर्धारित कीजिए। जिसका तीसरा पद 5 व 7वां पद 9 है। हमें एक एपी बनानी है जिसका तीसरा पद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और 7वां पद है वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इस प्रकार हमें एपी बनानी है जिसमें तीसरा पद क्या आ जाए, 5 आ जाए, और 7वां पद है वो 9 आ जाए। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें ना तो हमें ए दिया गया है, ना एन दिया गया है, ना डी दिया गया है, बस एन दिया गया है, और एन में भी हमें तीसरा और 7वां पद दिया गया है, बाकी स्टार्ट का एन है जो वो नहीं दिया गया है। तो हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं। ए एन इजिकल टू हम जानते होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में हमें तीसरा पद दिया गया है, यानी एन का मान कितना रखना है, 3। तब आ जाता है A3 इजिकल टू ए प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी। A3 का मान हमें दिया गया है, कितना है, A3 का मान कितना है, 5। तब आ जाता है यहाँ पर 5 इजिकल टू A प्लस 2D, यह आ जाता है। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब हम करते हैं n बराबर कितना रखना है, 7। 7वां पद दिया गया है, तब हम n बराबर क्या रखते हैं, 7। n बराबर 7, n बराबर 3 रखने पर n बराबर 7 रखते हैं, तब आ जाता है A7 इजिकल टू A प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी। बताता है A7 का मान हमें दिया गया कितना है, 9। A7 का मान कितना दिया गया है, 9। तो यहाँ पर रख देते हैं 9 इजिकल टू A प्लस 6D। इसको दे देते हैं समीकरण 2। इसमें हम देखते हैं, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी D है, इसमें भी D है। हम देखते हैं इन दोनों की अगर तुलना करते हैं, आपस में घटाते हैं, तब हमें यहाँ से A तो कैंसिल हो जाता है और D का मान प्राप्त हो जाता है। D का मान प्राप्त होता है, तब हम D का मान समीकरण इसमें रखे, चाहे इसमें रखे, दोनों में से किसी में रखकर A का मान प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार A का मान प्राप्त हो जाएगा, D का हो जाएगा, तब हम इसकी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो हमारा हो जाता है सॉल्यूशन में। आगे हम करते हैं समीकरण इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड हमें दी गई है 9 इजिकल टू A प्लस 6D
5 इजिकल टू a प्लस 2b। यहाँ पर घटाना है, माइनस करना है, तब इसको क्या कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, तब a से एक कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 9 में से 5 जाता है, पीछे बचता है 4 इजिकल टू 6 में से 2 जाता है, पीछे बचता है 4 d का d, 4 को 4 से कैंसिल कर देते हैं, तब हमारा d आ जाता है कितना, 1। d का मान कितना आ जाता है, 1। d का मान है वो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया गया है, 5 इजिकल टू a प्लस 2, d का मान 1, तब आ जाता है 5 इजिकल टू a प्लस 2, यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, तब आ जाता है a 5 माइनस 2 इजिकल टू a इजिकल टू आ जाता है हमारा 3। a का मान कितना आ जाता है, 3, d का मान आ जाता है 1। इस प्रकार हम इस समांतर श्रेणी का अगर निर्माण करना हो तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में होता है AP बनाना हो तो हो जाता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। क्योंकि हमें सातवां पद की भी जांच करनी है, सातवां नंबर पर 9 आता है या नहीं आता है, तब हम a प्लस 6d तक लेते हैं, वरना हम a प्लस 3d तक लेके आगे डैश डैश दर्शा सकते हैं। a का मान दिया गया है 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 गुणा 1, 3 प्लस 3 गुणा 1, 3 प्लस 4 गुणा 1, 3 प्लस 5 गुणा 1, 3 प्लस 6 गुणा 1। यहाँ पर हमने a का मान रखा है और d का मान रखा है। a और d का मान रखते हैं तब आता है 3, 3 और 1 4, फिर आता है 3 प्लस 2, 3 प्लस 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 5, 3 प्लस 6 प्लस 6। देखते हैं यहाँ पर 3 का 3 4, यहाँ पर लिख देते हैं AP। 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 3 7, 3 और 4 7, 3 और 5 8 और 3 और 9, 3 और 6 आ जाते हैं 9। इसमें हम देखते हैं प्रथम पद, हमें जांच क्या करनी है, तीसरा पद, तीसरे स्थान पर हमारा 5 आता है और 7वें स्थान पर 9 आता है। इसका मतलब हमारी जो AP है वो ये होगी और ये हमारी एक क्रेप्ट AP है जिसमें तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, और हमारे इसमें A का मान है वो 3 हो जाता है, D का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार हम इस AP का निर्माण करते हैं। आप इसको आगे डैश डैश से भी दर्शा सकते हो, क्योंकि AP का कोई अंत नहीं दिया गया है कि हमें कितना पद लेने हैं या नहीं लेने हैं। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 में दिया गया है, क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? हमें इसमें यह बताना है कि एक AP दी गई है जिसका मान है, जिसमें प्रथम पद है 5, सेकंड पद है 11,
इसमें हमें दिया गया है कि एक एपी है, एपी में हमें क्या दिया गया है, एपी है जिसमें 5, 11, 17 इस प्रकार एक एपी है। इसमें यह बताना है कि 301 इस एपी में आता है या नहीं आता है, यानी हमें ए एन दिया गया है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में ए हमारा कितना आ जाता है 5, डी आता है वो आ जाता है 8 माइनस A1, डी इजिकल टू 8 का मान 11 माइनस 5 तो बचता है डी इजिकल टू 6, डी का मान आ जाता है 6। इसमें हमें क्या याद करना है, एन, एन याद करना है कि यह एक आता है या नहीं आता है। ए एन हमें दिया गया है कितना है 301, ये दिया गया है ए एन। तो हम देखते हैं इसमें ए एन दिया गया है तो हम इसमें ए एन वाला सूत्र करते हैं। सूत्र से सूत्र हमारा होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में हम ए एन का यहाँ पर मान रखते हैं। ए एन का मान दिया गया है कितना है 301 इजिकल टू ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान दिया गया है 6, डी का मान कितना आता है 6, तो हो जाता है 301 इजिकल टू 5, यहाँ पर गुणा करते हैं तब आ जाता है 6n माइनस 6, इन दोनों का अंतर आ जाता है वो आता है -1, क्या आ जाता है 6n माइनस 1, तब आ जाता है पक्षांतरण। यहाँ पर क्या करते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है यहाँ पर 6n इजिकल टू 301 प्लस 1, तो हो जाता है 6n इजिकल टू 302। यहाँ पर हमें n याद करना है तो हम यहाँ पर कर देते हैं n इजिकल टू 302 भाग 6। 302 में हम 6 का भाग देते हैं तो संपूर्ण रूप से नहीं जाता है क्योंकि 5 और 2 में नहीं जाता है, कितना आ जाता है 0 पॉइंट ऐसे कुछ जाता है, यानी 302 बट्टे 6, इसको हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, तब 3 इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, कितने से 2 से करते हैं तो हमारा आ जाता है 151 बट्टे 3। 151 में 3 का संपूर्ण भाग नहीं जाता है, इसका मतलब यह है 301 है, 301 इस एपी का पद नहीं है, नहीं है क्योंकि इसमें आगे क्यों पूछा है, कारण बताना है, क्योंकि ए एन का मान 301 रखने पर n का मान है, n का मान भिन्नांश में प्राप्त होता है, किसमें भिन्नांश यानी भिन्न में प्राप्त होता है, भिन्नांश में प्राप्त होता है। n का मान है वो किस में प्राप्त होता है, भिन्नांश में, जबकि समांतर श्रेणी में n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होता है। n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी 301 है जो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। इसका कारण यह है कि an का मान अगर हम 301 रखते हैं तो हमारे को एक भिन्नांश यानी एक भिन्न के रूप में संख्या प्राप्त होती है, जबकि समांतर श्रेणी में n का मान है एक पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, भिन्नांश में नहीं होनी चाहिए, दशमलव तीनों किसी में नहीं होनी चाहिए, वो एक संपूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए, यानी
पॉजिटिव होनी चाहिए, +1 या +51 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक 1 भी नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें ए है, ए का मान धनात्मक ऋणात्मक भिन्न में कैसा भी हो सकता है, डी का मान भी हो सकता है, एन का हो सकता है, एस एन कोई सा भी मान हो सकता है, लेकिन एन का मान है वो हमें क्या होना चाहिए, एक पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए 301 इस पद का नहीं है, क्योंकि ये एक भिन्न में प्राप्त होता है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 में हमें दिए गए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। हमें बतानी है कि 2 अंकों वाली संख्या है वो 3 से विभाजित कितनी है, यानी ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 अंक हैं और उसमें 3 का भाग है, वो संपूर्ण रूप से जाता है। तो हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से। स्टार्ट कहाँ से होती है, 10 से, और अंतिम संख्या कितनी होती है, 99। 100 में तो 3 अंक आ जाते हैं, 10 में देखते हैं 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 11, 10 के बाद कितने आता है, 11। 11 में 3 का भाग, 11 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। तो हम देखते हैं 12, 12 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तब आ जाता है 12। उसके बाद देखते हैं किस में जाता है, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। 14 में भी नहीं जाता है। 15 में जाता है 5 बार, तब आ जाता है 15। फिर 16 में नहीं जाता है। 17 एक अभाज्य संख्या है। 18 में जाता है 6 बार, तब आ जाता है 18। ऐसे चलते कितने तक चलेगा, 99 तक अंतिम संख्या है। अब देखते हैं 99 में अगर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कह देते हैं कि 2 अंकों की लास्ट संख्या 99 रहेगी, 99 में अगर 3 का भाग नहीं जाएगा तो वो 3 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। देखते हैं इसमें 99 में 3 का भाग जाता है, 33 उत्तर आता है, तब हो जाता है a = 12, d = 8 - 7, d = 8 का मान है 15 - 12, d = 3। मैंने आपको पर्सनली में बताया था कि जिस संख्या का विभाजित पूछे, या ये इससे विभाज्य है, विभाजित है, या फिर गुणज है, गुणज, विभाजित, विभाज्य, तब उसका डी है वो क्या है, उस संख्या, जो संख्या का पूछा जाता है वही होता है। तब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी डी समान है, वहाँ पर भी समान है। एन हमें क्या करना है, याद। इसमें हमें बताना है कि 12 और 99 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जिसको जो किससे 3 से विभाजित हैं, यह बताना है। और ए एन हमें दिया गया है, ए एन हमारा क्या है, अंतिम हमारी संख्या कौन सी है विभाजित 3 से, वो है 99। तो हमारा सूत्र से सूत्र होता है an = a + n - 1 गुणा d। ये होता है हमारा सूत्र। अब हमें इसमें उपयुक्त मान रखना है, तब हमारा n प्राप्त हो जाएगा। an का मान कितना है, 99, = a का मान है 12 + n - 1, d का मान है 3, तो हो जाता है 99 = 12 प्लस अंदर गुणा करते हैं 3 से, 3n - 3, 99 = 12 में से 3 जाते हैं, पीछे बचता है 9 + 3n। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण कर देते हैं, तब हो जाता है 99 - 9 = 3n। 3n = 99 से 9 जाता है, पीछे बचता है 90। n याद करना है, तब आ जाता है n = 90/3। इसमें हम 3 का भाग देते हैं,
यहाँ पर हो जाता है 3 का भाग देता है, तब देखते हैं इसमें 9 में 3 बार 0 का 0, यानी n इजिकल टू हमारा कितना आ जाता है, n इजिकल टू 23। यानी 2 अंकों की 30 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का संपूर्ण रूप से भाग जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 में हमें दिया गया है एपी एपी 10, 7, 14 -62 का अंतिम पद से अंतिम पद से 11वां पद याद कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद याद कीजिए। याद कीजिए। इसमें हमें यह एक एपी है, इसको हम सॉल्यूशन में करते हैं। इसमें हम एक बार इस एपी में पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी आ जाता है 8 माइनस A1, डी इजिकल टू 8 का मान है 7 माइनस 10। यहाँ पर देखते हैं माइनस की संख्या बढ़ी है तब आ जाता है -3, ये आ जाता है। अब हमें अंतिम पद से 11वां पद है, मतलब इस एपी को हम उल्टा करते हैं तो हम कर देते हैं डी इजिकल टू एपी एपी का परिवर्तन करने पर। एपी का हम परिवर्तन करते हैं तो हो जाता है, ये एपी है, यहाँ पर देखते हैं -62 है। कितना है? -62। सबसे पहला पद कौन सा आएगा? -62। अब हमें इससे जस्ट अगले वाला पद याद करना है तो हम कर देते हैं -62 है, यानी a प्लस डी। a प्लस डी कब होता है? जब हमें A2 याद करना हो। अगर हमें A1 याद करना है तो हम कर देते हैं A2 माइनस डी इजिकल टू A1। ऐसे करता है, यानी इस पहले पद से अगर पीछे वाला पद निकालना है तो हम डी माइनस करते हैं, अगर पहले वाले पद से अगर अगले वाला पद निकालना है तो हम डी प्लस करते हैं। तो हम इसमें 62 में अगर डी प्लस करेंगे तो हो जाएगा -62 डी का मान कितना है? 3 को घटाएंगे तब -3 है, तब माइनस माइनस प्लस 3 तब आ जाएगा -59, कितना आ जाएगा? -59। इसी प्रकार -59 में अगर 3 घटाएंगे तब आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तब आ जाएगा -56। इस प्रकार कहाँ तक चलेगा? 4, 7, 10।
4 7 10। इस प्रकार यह एपी बन जाएगी। अब हमें याद क्या करना है, यहाँ से 11वां पद याद करना है। इस एपी का हमें 11वां पद याद करना है, न कि हमें इस एपी का, क्योंकि इसमें क्या दिया गया अंतिम पद से हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा इधर से 11वां पद याद करना है। तब हम इस एपी को उल्टा क्रम में बना लेते हैं। उल्टा क्रम में बनाने के बाद हम इसका 11वां पद याद करते हैं, तो हमारा आ जाता है a इजिकल टू -62, d इजिकल टू -59, -a1, d इजिकल टू -59 माइनस कोष्टक -62। माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में गुणा में हो तब आ जाता है +62। यहाँ पर देखते हैं प्लस की संख्या बड़ी है, कितनी अधिक है 3, तब डी आ जाता है 3। एन हमें क्या करना है, एन में बराबर कितना दिया गया है 11। याद क्या करना है ए 11। हम देखते हैं ए एन वाला सूत्र होता है हमारा ए एन इजिकल टू सूत्र से होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ये होता है ए एन की जगह कितना रखना है 11 इजिकल टू ए का मान आता है -62, ए का मान आ जाता है -62 प्लस डी का मान आ जाता है हमारा एन का मान 11 -1, डी का मान आ जाता है प्लस के 3, तब आ जाता है ए 11 इजिकल टू -62 प्लस 11 में से गया 10 गुणा 3, तब आ जाता है ए 11 इजिकल टू -62 प्लस 30, तब आ जाता है ए 11 इजिकल टू, यहाँ से देखते हैं 30 प्लस का है और माइनस के 62 है, इन दोनों का अंतर आ जाता है 32। देखते हैं माइनस की संख्या बड़ी है तब आ जाता है माइनस, यानी उल्टी करेंगे हम समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम से, यानी अंतिम पद से निकालेंगे, तब हमारा 11वां पद है उसका मान क्या होगा -32। क्या होगा -32। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 में हमें दिया गया है 1000 रुपये की एक धनराशि 8% ब्याज 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश दी जाती है। यानी कोई व्यक्ति है वो 1000 रुपये क्या करता है किसी को देता है और ब्याज कितना लेता है 8%, कितना साधारण ब्याज लेता है, कितना वार्षिक, मतलब साल का 8% लेता है, तब हो जाता है प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए, यानी हर साल उसको कितने रुपए मिलेंगे वो बताना है। उसके बाद है क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, हमें मतलब क्रम से 2-3 सालों का ब्याज प्रकलित करना है और उसको देखना है कि वो उन दोनों में अगर मतलब आपस में 2-3 सालों का अगर डी समान है तब ये वो एपी बनाएंगे, तब पता चल जाएगा क्या वो एपी बनाते हैं, ये जांच करनी है। उसके बाद है यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 सालों तक का, यानी 30 साल तक उसको कुल कितना ब्याज मिलेगा वो भी याद करना है। तो हो जाता है सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन में धनराशि कितनी है 1000 रुपये। धनराशि 1000 रुपये, ब्याज साधारण ब्याज कितना है 8%। उसके बाद अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है साधारण ब्याज का हमारा सूत्र है, यानी अगर प्रतिशत में दिया हो तो हम उसको
पैसों में अगर मैं याद करना हो तो वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 हमारा जो परसेंट होता है उसको हम आपस में परसेंट का मैं बट्टे में 100 लिख के ऊपर जो परसेंट दिया है उसको अंकों में लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज का सूत्र। अब हमें साधारण ब्याज को परसेंट में दिया गया है, हम इसको धनराशि में बदलने के लिए यानी एक राशि में बदलने के लिए करते हैं, तब आ जाता है साधारण ब्याज हमें समय जो हमें नियंत्रित एक टाइम लेना है, जैसे पहले 1 लेना है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे डैश डैश लेते जाना है। तब हम करते हैं साधारण ब्याज है वो हो जाता है यहाँ पर देख लेते हैं कैश फर्स्ट यानी स्थिति फर्स्ट में हो जाता है T इजिकल टू यानी समय वो कितने क्या लेना है, समय इजिकल टू 1। तो हो जाता है मूलधन 1000 रुपये, दर 8 रुपये 8% प्लस समय 1/100, 2 से 2 0 कैंसिल। तब आ जाता है 10 गुणा 8 क्या आ जाता है 10 गुणा 8 इजिकल टू 80 रुपये, यानी प्रथम साल में उसको कितने रुपए मिलेंगे 80 रुपये। उसके बाद आ जाता है कैश सेकंड यानी स्थिति सेकंड में हमें क्या करना है, टाइम है स्थिति सेकंड में करना है, समय उसको क्या लेना है 2, समय को कितना बनाना है 2। तब हो जाता है साधारण ब्याज साधारण ब्याज है वो हो जाता है 1000 रुपये, धनराशि 1000 रुपये, दर है 8 गुणा टाइम 2/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, पीछे बचता है 8 2 16, तो हो जाता है 16 गुणा 10 कितना हो जाता है 160 रुपये। अब करते हैं कैश थर्ड में आ जाता है हमारा समय वो कितना हो जाता है 3। तो आ जाता है साधारण ब्याज आ जाता है मूलधन राशि 1000 रुपये गुणा दर 8 गुणा टाइम 3/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24 गुणा 10 यानी 240 रुपये। अब हम इन सभी तीनों चार जो भी हमने 3 स्थितियाँ निकाली हैं, तीनों स्थितियों को हम एक एपी के रूप में लिखते हैं। हम लिखते हैं एपी के रूप में साधारण ब्याज को एपी में लिखने पर एपी में लिखते हैं तो वो होता है एपी इजिकल टू 80 160 240। अब हमें देखना है इसमें अंतर है वो समान है या नहीं है। समान है, इसमें देखते हैं 80 में 80 जोड़ते हैं तब हमारा 160 होता है, 80 में फिर 80 जोड़ते हैं तब हमारा 240। इसका मतलब अंतर तो समान है, इसका मतलब ये क्या है एपी है, दोनों में अंतर समान है तब ये एपी है। अब एपी है तब हमें क्या याद करना है 30 साल तक का प्रकलित करना है कि 30 साल तक वो है व्यक्ति कितना ब्याज ले पाएगा। तब बताता है A इजिकल टू 80, D इजिकल टू A2 - A1, D इजिकल टू
A2 का मान है 160 माइनस 80, तो आता है D इजिकल टू 80। ये एपी है, क्यों है? क्योंकि D इजिकल टू 80 ये प्राप्त होता है। तो बताता है D का मान। अब N का मान कितना दिया गया है? 30 साल यानी 30 वर्ष। तब N का मान 30, ब्याज क्या करना है? 30 यानी 30 साल तक वो कितना ब्याज ले पाएगा। यानी 30 साल है, उस समय उसका ब्याज है वो कितना होगा? यानी आज अगर उसका ब्याज 80 रुपये, अगर वो 30 साल जैसे 30 साल में आएगा तब उसको वो कितना रुपए देगा, यानी ब्याज के कितने रुपए मिलेंगे, ये बताना है। तब हो जाएगा सूत्र से AN इजिकल टू A प्लस N-1 गुणा D। AN की जगह कितना रखना है? 30 इजिकल टू A का मान आ जाता है हमारा कितना? 80 प्लस N का मान 30 माइनस 1, A का मान D का मान भी कितना है? 80। तब आ जाता है A 30 इजिकल टू 80 प्लस 30 में से गया 29 कोष्टक गुणा 80। 29 को हम 80 से गुणा करते हैं तो बताता है 0 का 0, 8 9 72, 7 16 और 7 हो जाता है 23। तब आ जाता है A 30 इजिकल टू 80 प्लस 2320 2320। तब आ जाता है A 30 इजिकल टू, इसमें अगर हम 80 जोड़ते हैं तब 0 का 0, 8 और 2 10 का 0, 1 3 और 1 4, 2 का 2 यानी 2400 रुपये। अगर वो 30 साल में उसको ब्याज मिलेगा तब कितनी राशि मिलेगी उसको? 30 साल में 2400 रुपये। 30 साल में उस व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? 2400 रुपये। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 10।